हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हमारे रिप्रोडक्शन यूनिट है उसका हम लास्ट लेक्चर इसका देखने वाले हैं। जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हमारा 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें हम सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि क्या रिप्रोडक्शन होता है, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा डिटेल में हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है और किस तरह से जो हमारे क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ होते हैं, ये भी हम अच्छे से देख चुके हैं। हमने रिप्रोडक्शन के फेजेस देखे थे, हम इवेंट्स देख चुके हैं रिप्रोडक्शन में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स में हमने प्री फर्टिलाइजेशन को देखा था कि प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर किस तरह से गैमेट का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं। हमने फर्टिलाइजेशन के अंदर देखा था कि किस तरह से दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करते हैं और उनसे किस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। हमने देखा था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर किस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सटर्नल भी होता है और किसी में इंटरनल होता है। अगर एक्सटर्नल जाइगोट का फॉर्मेशन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो उनको फिर जाइगोट के ऊपर एक हार्ड कवरिंग की ज़रूरत होती है ताकि उनका जाइगोट क्या कर सके, अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। ये हमने देखा था। और हमारा इसके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर एक टॉपिक बचा हुआ था जो है एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि जाइगोट जो होगा वो कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो के अंदर। अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा, एम्ब्रियो जो होगा वो एडल्ट में डेवलप किस तरह से होगा और किस तरह से न्यू बर्न बेबी का जन्म होगा। क्लियर? तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। इससे पहले हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है जिसमें बहुत सारे चार्ट को उन्होंने खाली छोड़ रखा है, तो उसको आप यहाँ पर अच्छे से चार्ट को फिलअप कर लेंगे। और यहाँ पर ये याद भी रखना है क्योंकि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, अब सीबीएसई के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं 12th में, तो वो भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ओफियोग्लोसम की सबसे पहले हम बात करते हैं। ओफियोग्लोसम आपको ध्यान देना, ये एक फर्न होता है। फर्न का मतलब क्या होता है, एक टेरिडोफाइट प्लांट्स होता है और टेरिडोफाइट प्लांट्स में जिनमें पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, जिनके लीव्स बहुत ब्रॉड होते हैं, उनको हम फर्न कहते हैं टेरिडोफाइट के अंदर। और टेरिडोफाइट में जो फर्न है ये एक ओफियोग्लोसम एक फर्न होता है और इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने? 1260 इतने इसमें क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। और ये जो क्रोमोसोम नंबर है इसके, ये डिप्लॉयड स्टेज में है, याद रखना, ये डिप्लॉयड स्टेज में होते हैं। अगर हम मियोसाइट सेल की अगर हम बात करें, यानी कि ये मियोसाइट सेल में है आपके। और अगर हम गैमेट्स की बात करेंगे तो गैमेट्स में इसके हाफ हो जाएंगे, यानी कि आपके कितने हो जाएंगे, 6/30 हो जाएंगे आपके। क्लियर? ऐसे ही पोटैटो की अगर हम बात करें, पोटैटो प्लांट की अगर हम बात करें तो पोटैटो के अंदर 48 क्रोमोसोम होते हैं, आपको याद रखना है। पोटैटो के अंदर 48 क्रोमोसोम होते हैं और ये भी गैमेट के अंदर आधे हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। क्लियर? ऐसे ही अगर एप्पल की हम बात करें तो एप्पल के अंदर मियोसाइट सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं 34, यानी कि 2n सेल्स के अंदर कितने होते हैं क्रोमोसोम, 34 होते हैं। बट ये भी अगर गैमेट्स की हम बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। अच्छे से चीज़ों को याद रखना है। वहीं अगर ओनियन की हम बात करें तो ओनियन के अंदर कितने होते हैं, 16 होते हैं और ये भी आपके हाफ हो जाएंगे, यानी कि 8 हो जाएंगे गैमेट्स के अंदर। अगर हम बात करें राइस की, राइस प्लांट के अंदर, तो उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं 24, ये मियोसाइट सेल के अंदर। और अगर हम बात करेंगे गैमेट्स के अंदर तो 12 हो जाएंगे। क्लियर?
ऐसे आपको मेज प्लांट की याद रखना है। अगर मेज का पूछा जाता है तो मेज में कितने होते हैं, मक्का के प्लांट में 24 क्रोमोसोम होते हैं और उसके आधे कर दो आप, यानी कि 12 इसमें भी गैमेट्स के अंदर हो जाएंगे। बटरफ्लाई का याद रखना है आपको। बटरफ्लाई के अंदर होती भले बटरफ्लाई हमें दिखती छोटी सी है, बट उसके अंदर क्रोमोसोम्स 380 होते हैं, अच्छे से याद रखना है। और इसके भी आधे हो जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 380 का आपका आधा हो जाएगा 190। क्लियर? तो ये आपके गैमेट्स के अंदर हो जाएंगे 190। अगर डॉग की बात करें तो डॉग के अंदर 78 क्रोमोसोम होते हैं, याद रखना, कई बार पूछा गया है। तो डॉग के अंदर 78 क्रोमोसोम होते हैं और इसका भी हाफ कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 39 क्रोमोसोम। तो ये 39 किस में होंगे आपके, ये गैमेट्स के अंदर होंगे। इधर वाले गैमेट्स के क्रोमोसोम हैं, इधर वाले मियोसाइट के, मियोसाइट सेल के, 2n सेल के आपके क्रोमोसोम हैं। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये भी गैमेट्स के अंदर कितने होंगे, 23 हो जाएंगे। क्लियर? केट की बात करें हम, बिल्ली की, तो उसमें 38 क्रोमोसोम होंगे और ये भी आपके कितने हो जाएंगे, इसका हाफ कर दीजिए ये भी, तो आपके हो जाएंगे ये भी डायरेक्टली 19 हो जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है, रेट के कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। हाउस फ्लाई का अच्छे से याद रखना, इनमें कंफ्यूजन नहीं होता। बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना है सबसे कम फ्रूट फ्लाई के अंदर होते हैं। जो फ्रूट फ्लाई होती है उसके अंदर 8 क्रोमोसोम होते हैं और उसके हाफ, यानी कि हम गैमेट्स की बात करें तो केवल 4 क्रोमोसोम होते हैं। उससे ज़्यादा हाउस फ्लाई के अंदर होते हैं। हाउस फ्लाई के अंदर 12 क्रोमोसोम होते हैं और इसके गैमेट्स के अंदर 6 क्रोमोसोम होंगे। और बटरफ्लाई के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि 380 क्रोमोसोम होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर हमने देखे हैं, ये क्रोमोसोम नंबर किसके हैं, ये इधर ऑर्गेनिज्म हमने देखा है, इधर क्रोमोसोम नंबर देखे और क्रोमोसोम नंबर हमने दोनों सेल्स के अंदर देखे हैं। एक मियोसाइट सेल के अंदर भी हमने देखे हैं और एक हमने देखा है गैमेट्स के अंदर। क्लियर? तो अच्छे से याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं कि हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में जब बात कर रहे थे, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हमने देखा था कि जब n+n मिलता है, यानी कि दो हैप्लॉइड गैमेट्स जब मिलते हैं, इनका फ्यूज़न होता है, तो 2 हैप्लॉइड गैमेट्स से हमारा क्या बनता है, फ्यूज़न से 2n बनता है। तो इसे जो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड का मिलना जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। या फिर एक और नाम ये वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए, सिंगेमी। या तो हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फिर इसको हम सिंगेमी कहते हैं। और इसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होती है, पहली इंडिपेंडेंट सेल होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में। पहली इंडिपेंडेंट सेल कौन सी होती है, जाइगोट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में। हमने देखा था जाइगोट के फॉर्मेशन को। और ये जाइगोट जो होता है, इससे किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इस जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये जाइगोट भी 2n ही होगा। क्लियर?
ये जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ये मेनली उन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जो जिनका लाइफ साइकिल जो होती है मेनली डिप्लॉयड होती है। अधिकतर हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ साइकिल डिप्लॉयड होती है और उनके अंदर मेनली जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। बट जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जाइगोट में क्या होती है, मियोसिस हो जाती है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाती है और जाइगोट में मियोसिस होने के कारण उनकी बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं या फिर हैप्लॉइड बॉडी बनाते हैं। इस वजह से वो लाइफ साइकिल उनकी कैसी हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। ये अच्छे से चीज़ याद रखना है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है आपका और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है, कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है। क्लियर? तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या नहीं होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि उनके जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस दो तरह की होती है, हमने देखा था, जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस। एक जाइगोटिक मियोसिस होती है और एक गैमेटिक मियोसिस होती है। जिन ऑर्गेनिज्म के जाइगोट में मियोसिस होती है उन्हें जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं और जाइगोट में मियोसिस होने के कारण उनकी बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड बन जाती है। और यही कारण होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर, फिर ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर क्या नहीं होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर्मेशन नहीं होगा एम्ब्रियो का। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि उनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन है, एल्गी आप देख सकते हैं। क्लियर? अच्छे से याद रखना है चीज़ें। और जिनके अंदर, तो एल्गी के अंदर आपको पता है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, पता है आपको कि एल्गी के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसका कारण डायरेक्टली लिख देना, पूछा जाता है नीट के अंदर डायरेक्टली कई बार पूछा गया है क्या कारण है, तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है ऐसा। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाइगोटिक मियोसिस होती है, इस वजह से यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है और उनके अंदर जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। क्लियर? अब ध्यान दो, और जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर तो आपको पता है गैमेट किससे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, तो इसलिए उन्हें गैमेटिक मियोसिस होती है उनके अंदर। तो उनके अंदर जाइगोट जो होता है वो डेवलप होता है, उसके अंदर सेल का डिवीजन होता है और सेल का डिफरेंशिएशन होता है, और उससे सेल के डिवीजन से और सेल के डिफरेंशिएशन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अच्छे से एक एक वर्ड को समझना है। यहाँ पर जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जाइगोट क्या करता है, सेल डिवीजन होता है जाइगोट के अंदर, और सेल का डिफरेंशिएशन होता है, और उस जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उस जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो क्लियर समझ में आया चीज़ें क्या हैं? अब देखिए, सेल डिवीज़न के अंदर हम किस चीज़ की बात करते हैं, सेल डिवीज़न के अंदर हम मेनली माइटोसिस की बात करेंगे, क्योंकि सेल डिवीज़न यहाँ पर जो होगा वो किस से होगा, माइटोसिस से होगा। ये अच्छे से आपको चीज़ याद रखनी है कि सेल डिवीज़न किस चीज़ से होगा, माइटोसिस से होगा। यानी कि जो लगातार सेल है वो डिवाइड होती जाएगी और लगातार डिवाइड होकर नई सेल का फॉर्मेशन करती जाएगी। वहीं अगर हम बात करें सेल डिफरेंशिएशन के अंदर, तो सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, जो डिवाइडिंग सेल है, जो डिवाइड कर रही है, वो डिफरेंशिएट होगी और एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाएगी। यानी कि सेल के मॉडिफिकेशन से एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है, और इसी को हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो बनेगा
वो जाइगोट से थोड़ा अलग होगा, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो बनेगा वो जाइगोट से अलग होगा, इसीलिए हमने इसे क्या कहा है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कहा है। ये किससे बना है, सेल के डिफरेंशिएशन से बन रहा है। क्लियर? तो ये चीजें आपको बिल्कुल सामने होनी चाहिए, याद होनी चाहिए हर चीज। अब देखिए कुछ चीजें समझना है अच्छे से, तो ये नोट कर लो आप अच्छे से, उसके बाद हमें देखना है चीजों को। देखिए इसके बाद हमें दो तरह की चीजें समझना है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मेनली, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स दो तरह के होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ओविपेरस और एक होते हैं विविपेरस। तो एनिमल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओविपेरस और एक होते हैं विविपेरस। अच्छे से समझना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कई बार। ओविपेरस का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग ले करते हैं, यानी कि अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो अंडे के अंदर होता है, यानी कि उनके ऊपर हार्ड कवरिंग पाई जाती है कैल्शियम की। कैल्शियम की हार्ड कवरिंग जिनके ऊपर पाई जाती है। तो अंडा जो होता है, एग्स जो होते हैं, उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवरिंग पाई जाती है, जिससे कि उनका जो एम्ब्रियो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशंस जो होती है ऐसी कंडीशन में सरवाइव कर सके, इसलिए वो क्या करते हैं, एग का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि इसके ऊपर कैल्शियम की हार्ड कवरिंग होती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो अंडे को जन्म देते हैं, जब जो अपने ऑफस्प्रिंग को अंडे के फॉर्म में जन्म देते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, ओविपेरस कहा जाता है। यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो अंडे देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। क्लियर? एनिमल्स की हम बात करें तो कौन कौन आएगा एनिमल्स में, ओविपेरस में? रेप्टाइल्स हुए, रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्नेक हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। उसके बाद बर्ड्स भी ओविपेरस होते हैं। तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर? जो एनिमल्स है, एनिमल्स जनरली क्या है, सारे एनिमल्स क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं, ये ध्यान देना है। तो एनिमल्स और अधिकतर एनिमल्स है बाकी वो क्या है, विविपेरस है। जैसे कि हम बात करें तो मैमल्स, तो मैमल्स क्या है, विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो बच्चे को जन्म अंडे के फॉर्म में नहीं देते हैं, ये सिमिलर वंस के फॉर्म में देते हैं, यानी कि जैसे वो है उसी फॉर्म में अपने नए बच्चे को जन्म देंगे। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को किसी भी चाइल्ड वंस के फॉर्म में जन्म देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विविपेरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अधिकतर मैमल सारे क्या होते हैं, विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अंदर एक आपको एक्सेप्शन याद रखना है, जो ऑर्गेनिज्म क्या है, मैमल से बट क्या है, ओविपेरस। तो एक ओविपेरस मैमल का एग्जाम्पल याद रख लेना है। ओविपेरस मैमल का एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ओरिन्थोरिंकस। अच्छे से याद रखना है वर्ड।
ओरिन्थोरिंकस। ये ओरिन्थोरिंकस जो होता है ये एक मैमल्स होता है। मैमल्स का मतलब आप जानते हैं, मैमल्स जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं उन्हें मैमल्स कहा जाता है। तो ये एक मैमल्स होता है ओरिन्थोरिंकस, बट ये क्या करता है, अपने बच्चों को ओविपेरस के फॉर्म में जन्म देता है, यानी कि अंडे के फॉर्म में एग ले करता है, एग ले करता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, ओविपेरस मैमल कहा जाता है। ये अच्छे से याद रखना है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये अपने ऑफस्प्रिंग को किस फॉर्म में दे रहा है, अंडे के फॉर्म में जन्म दे रहा है, इसलिए इसे ओविपेरस मैमल्स कहा जाता है, ओरिन्थोरिंकस। इसका एग्जाम्पल है, याद रखना है। तो एनिमल दो तरह के होते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। क्लियर। अब देखिए, हमने देखा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर कि जाइगोट का फॉर्मेशन, उसके बाद हमने एम्ब्रियोजेनेसिस देखी किस तरीके से होती हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को। अब समझने की कोशिश करना, कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस, मेजर चेंजेस आते हैं, वो आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपने देखा कि जाइगोट जो है, जाइगोट किस में कन्वर्ट हुआ है, एम्ब्रियो के अंदर। तो आपका जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ है। क्लियर। उसके बाद में जो ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स अच्छे से याद रखना है। जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड के अंदर। ये डायरेक्टली सब चीजें पूछी जाती है, अच्छे से याद रखना है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर जो जाइगोट होगा उससे एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है, और जो ओवरी होती है, जो ओवरी होती है, ओवरी डेवलप होती है। फ्रूट की वाल में, जो किसी भी फीमेल प्लांट की ओवरी होती है। हमने देखा था फीमेल प्लांट जो होता है, यानी कि फीमेल पार्ट जो होता है गाइनोशियम, उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो ओवरी होती है उसकी, वो मैचुरेशन के बाद यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट की वाल बन जाती है। और ऐसा किस में होता है, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं केवल उनके अंदर होता है, क्योंकि केवल एंजियोस्पर्म के अंदर ही क्या होते हैं, फ्रूट पाए जाते हैं, यानी कि ओवरी वाल पाई जाती है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट थिंग कि जो वाल ऑफ ओवरी हमने देख लिया, इसमें जनरेट हो रही है। और ओवरी जो है, ओवरी वाल याद रखना है, ओवरी वाल क्या होती है, फ्रूट वाल में। और ओवरी किस में जनरेट होती है, ओवरी जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में। तो ये आपको याद रखना है। तो जो ओवरी होती है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओवरी की वाल होती है वो फ्रूट की वाल में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपको सारी चीज़ें अच्छे से नोट करके रखनी है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। ये डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार 12th के अंदर पूछा गया है बोर्ड में डायरेक्टली, और नीट के अंदर तो हर बार इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ऐसा होता है। और ये भी इनका सेल लेवल भी पूछा जाता है। तो जाइगोट भी 2n है, ये भी 2n है, ओव्यूल भी 2n होता है, सीड भी 2n होगा, ओवरी वाल भी 2n होती है, ये भी 2n होगा, ओवरी भी 2n होता है, फ्रूट भी 2n होगा। क्लियर। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे सब जगह क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रही है। ठीक। ओके। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हुआ, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पहला चैप्टर जो था हमारा वो पूरी तरह से फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे,
जो कि हमारा अगर 12th का हम लेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लेंगे या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लेंगे। क्लियर? तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।